एवरीवन, आई होप आप सभी अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे और मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th के चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। प्रीवियसली हमने क्वेश्चन 1 to 7 ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन 8 to 18। तो जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो बच्चों, आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सोलेनॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड को कनेक्ट किससे करा है, एक बैटरी से कनेक्ट करा है, बिल्कुल। सोना होता क्या है, एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसके अंदर सर्कुलर लूप्स होते हैं, वही लिखा है। सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ सर्कुलर लूप्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। अब जैसे ही यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट करा तो यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, करंट। जैसे ही ये करंट फ्लो हुआ इस सोलेनॉइड में, ये क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर, और या फिर आप कह सकते हो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है, समझाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर पर करंट फ्लो हुआ वो क्या बन जाता है, वो बिहेव करने लगता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह। जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना तो जैसे उसके पास क्या होंगी, अपनी हर मैग्नेट पास क्या होती है, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वही लिखा है, व्हेन अ करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू इट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द सोलेनॉइड। अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। जैसे एक नॉर्मल मैग्नेटिक के पास भी उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैसे ही अब सोलेनॉइड के पास भी क्या हो गई है, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हैं। तो इसीलिए वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। अब चलते हैं इसके दूसरे पोर्शन पर। तो बच्चों, दूसरे पोर्शन में आपको दिया क्या गया है, क्या बोला गया है कि कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, कर सकते हैं ना फाउंड। कैसे पता चलता है, अगर दो मैग्नेट है, मान लेते हैं ये मैग्नेट है एंड ये दोनों मैग्नेट है, ठीक है, हम समझ लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लो ये बार मैग्नेट है और ये क्या है, हमारी सोलेनॉइड, जो कि आपको किस तरीके से बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। हमको क्या फाइंड करना है, इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल। कैसे फाइंड करेंगे, अब मान लो मैं इन दोनों मैग्नेट्स को आपस में पास में ला रही हूँ, बट ये तो दूर भाग रहे हैं। मैं पास में लाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये दूर भाग रहे हैं। एंड जब दूर कब भागते हैं मैग्नेट्स आपस में, जब उनके जो पोल्स हैं वो क्या हो, सेम हो। मतलब यहाँ पर भी साउथ पोल हो, ये भी क्या होना चाहिए, इस सोलेनॉइड का साउथ पोल होगा। ये तो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये क्या है, सोलेनॉइड को हमने जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो ये वाला कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ। ये भी क्या है, साउथ, क्योंकि तभी तो ये रिपल कर रहे हैं ना, सेम पोल्स रिपल ईच अदर। हम सब ने पढ़ी है ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब मान लेती हूँ मैं फिर से पास ला रही हूँ, पास ला रही हूँ, पास ला रही हूँ, मैंने इनकी जो चेंज कर दिया, पास ला रही हूँ। ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं चिपक जाए एक दूसरे से, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो पोल्स हैं अब क्या हो गए हैं, डिफरेंट पोल्स हो गए हैं। ये क्या हो गया है, हमारा साउथ था, ये भी क्या है, ये नॉर्थ हो गया है। इसीलिए क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये हमने समझ लिया। तो यहाँ पर भी वही हम लॉजिक को यूज करेंगे। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द एंड ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो बैटरी हमने कनेक्ट की है उसके टर्मिनल पर अगर हम लोग नॉर्थ पोल लेकर आएंगे तो जो सोलेनॉइड है वो रिपल करेगा। क्यों करेगा रिपल, क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है सोलेनॉइड का वो क्या है बच्चों, नॉर्थ पोल है, ठीक है। और हम लेकर भी क्या आ रहे हैं, नॉर्थ पोल लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, रेपल करेंगे
सेम पोल्स रिपल ईच अदर। सिमिलरली अगर पोल्स हम रिपल कर रहे हैं तो ये जो एंड कनेक्शन है नेगेटिव टर्मिनल का वो हो गया आपका नॉर्थ पोल, एंड दूसरा वाला पोल क्या हो जाएगा, साउथ पोल ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा किसका, सोलेनॉइड का, वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो हमने डिटरमाइन कर लिया क्या करना था हमको, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग solenoid with the help of a bar magnet. We can conclude that negative terminal of the solenoid behaves like a north pole and positive terminal of the solenoid behaves like a south pole. कर लिया है, क्वेश्चन तो पूरा हो गया ना सॉल्व, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल समझ लिया। किस प्रॉपर्टी समझा हमने, मैग्नेट की एक सिंपल प्रॉपर्टी जो हम बचपन से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपल ईच अदर। हमने बिल्कुल समझ लिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन को तो करना है प्रॉपर दिमाग में स्टोर, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। कब ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पहले मुझसे समझ लेते हैं, उससे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। F इक्वल टू बिल साइन टीटा, बिल साइन टीटा, ठीक है। टीटा क्या होता है हमारा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड करंट, यही होता है। अब अगर ये आपको क्या करना है, फोर्स ज़्यादा चाहिए, लार्ज चाहिए, तो फोर्स लार्ज करने के लिए अगर ये टीटा जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट है उनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाए 90 डिग्री, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, बिल के बराबर साइन 91 हो जाएगा। तो कब हो सकता है ये बड़ा, तब हो सकता है जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज थीटा विल बिकम 90 डिग्री। और जब आप इसको लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ पर आप ये पूरा मेंशन कर सकते हैं F इक्वल टू बिल साइन टीटा के फॉर्मेट में, और टीटा क्या है बता दोगे, टीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो F इक्वल टू बिल हो जाता है। बात हो गई क्लियर। 9 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, तो चलते हैं आप 10th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें दिया गया है कि इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field that you have to calculate? और हम सभी जानते हैं जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और करंट, ठीक। अब यहाँ पर इसको अगर समझे तो ये अगर मान लें ये रही हमारी बैक वॉल और ये रहा हमारा फ्रंट वॉल, तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्लेक्ट हुई है वो इस तरीके से हुई है आपके राइट साइड, मेरा राइट साइड ये हो गया, अगर मैं इस तरीके से खड़ी हूँ तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो गई। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब उसमें उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाए, तो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ पेन को मूव कराना है इस तरफ, तो मैं अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई करूंगी तो इस तरफ मूव कर जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द सेम डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। और हम क्या जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट लगता है, अपोज करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरा करंट किधर लगेगा, इधर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यूज करना होगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, जो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द चेंबर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर से हो सकता है, अब इन दोनों के या तो वो ऊपर परपेंडिकुलर होगा या नीचे होगा, वॉट एवर इट इज, वो कौन डिसाइड करेगा, लेफ्ट हैंड रूल डिसाइड करेगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन फ्रंट टू द बैक वॉल बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम बैक टू फ्रंट। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किधर है, राइट वर्ड, हैंस बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल जो कहता है कि जो हमारा थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर। अब मैंने वो लेफ्ट हैंड को निकाला है बाहर, यहाँ से आप देखो अगर मैं इसको सेट करूँ इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो ऊपर आनी चाहिए या नीचे आनी चाहिए। देखते हैं, मैंने इस थंब को सेट करा किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में,
और ये रहा करंट, ये रहा फोर्स, ये रहा करंट। करंट इस साइड है, फोर्स इस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है बच्चों? देखिए वो लग रही है आपकी डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द चेंबर इज डाउनवर्ड बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर और ये क्वेश्चन काफ़ी है इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर बोला गया है कि ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, करते हैं सॉल्व। हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है और मैंने बार बार बताया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो काम क्या करता है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी अप्लायंस में अगर जिसमें मोटर कनेक्टेड है उसको अगर आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो वो अपनी फंक्शनिंग करना चालू कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर्स में, फैंस में, वॉशिंग मशीन्स में और एक्सेट्रा बहुत सारी अप्लाइंसेज हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर काम तो कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, अब वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो वो वर्क करती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये हमने पढ़ा है ना, उसी फंक्शन पर उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है, लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड करंट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमें जो फोर्स की डायरेक्शन है कंडक्टर के ऊपर वो भी परपेंडिकुलर टू बोथ आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर होगी, मतलब तीनों ही BIF जो है वो तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है फोर्स की तो हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया क्लियर। मोटर होता क्या है वो देख लिया, अब देखते हैं इसका डायग्राम। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोटर का आपको फिगर दिख रहा है, ये दिख रहा है मोटर का फिगर। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये किस तरीके से बना है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, दिस कॉइल इज वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर कॉल्ड आर्मेचर। तो यहाँ पर एक मैग्नेट के बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है जो बनी हुई है कॉपर वायर की, एंड यहाँ पर इस कॉइल को वाउंड किया है हमने आयरन कोर के ऊपर और इसको बोलते क्या है? आर्मेचर। कॉइल का नाम क्या है? ABCD। इतनी बात हो गई क्लियर। दिस कॉइल इज माउंटेड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मैंने अभी बताया दो पोल्स के बीच में रखी हुई है, एक पोल का नाम है नॉर्थ और साउथ, ऑब्वियसली क्योंकि मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। यहाँ पर कम्यूटेटर कनेक्ट है। कम्यूटेटर मतलब क्या होता है? ये जो हमारी स्प्लिट रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स जो हैं, ये जो आपको दिख रही है ना, ये इस तरीके से जो रिंग्स आपको दिख रही हैं, ये जो रिंग्स हैं इनको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। और स्प्लिट रिंग्स को ही हम जानते हैं दूसरे नाम से जिसका नाम होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि वो डायरेक्शन जो है करंट, फ्लो ऑफ करंट की, उसको वो रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पर इस स्प्लिट रिंग्स के नाम है P एंड Q। ठीक, ये रहा हमारा आर्मेचर, ये रहे दो पोल और ये रही स्प्लिट रिंग जो कि है कम्यूटेटर। नाउ द टू एंड्स ऑफ द coil are soldered to the two ends of the commutator whose main function is to reverse the direction of current। Obviously करा हुआ है ये, इसको सोल्डर किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर इसके अलावा और कौन से क्या क्या है? यहाँ पर आपको दो ब्रशेस दिख रहे हैं जो है आपके X एंड Y। अब जो ये X एंड Y हैं ये किससे कनेक्टेड हैं? आपके P एंड Q से। P के एंड पे क्या लगा है? X, मतलब इस तरीके से ये कनेक्टेड है X एंड Y, और इनके बीच में एक एक्सल दी गई है और इन सबको कनेक्ट, यहाँ पर जो X एंड Y के जो टर्मिनल्स हैं इनको दिया गया है बैटरी और यहाँ पर एक स्विच लगाया गया है, इस तरीके से है।
दिख रहा है आपको। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब ये काम कैसे करता है इलेक्ट्रिक मोटर वो देखते हैं। तो बच्चों बात करें अगर इसकी वर्किंग की इलेक्ट्रिक मोटर की, तो वर्क कैसे करता है। तो वर्क करने के लिए हम डायग्राम हमने देखा हुआ था, उसको मैंने थोड़ा ड्रॉ भी कर रखा है आपको समझाने के लिए कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बीच में हमारा एक आर्मेचर रखा है जिसको हम रेक्टेंगुलर कॉइल भी बोलते हैं, जिसकी नेमिंग है ABCD। एंड यहाँ पर दो स्प्लिट रिंग्स हैं जिनका नाम है PQ और ब्रशेस का नाम है X एंड Y। ये रहा हमारा बैटरी जहाँ से करंट प्रोड्यूस्ड होगा, ये रहा स्विच की है आपके पास। अब मान लेते हैं कि ये बैटरी के कारण करंट होता है प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे ही करंट प्रोड्यूस्ड होगा सबसे पहले करंट कहाँ जाएगा, X के पास। कहाँ पर जा रहा है ये, X पॉइंट पे पहुंचा। X क्या है, हमारा एक ब्रश है। X के बाद वो पहुंचेगा P के पास। P क्या है, एक स्प्लिट रिंग है। फिर A के पास, फिर B के पास, फिर C के पास, फिर D के पास, एंड फिर वापस हुआ Q, और Q के बाद Y से होते होते फिर कहाँ आ गया, फिर अपनी बैटरी में आ गया। वही पहला लाइन लिखी हुई है, लेट द करंट इन द कॉइल ABCD ऑफ द मोटर एंटर्स फ्रॉम द सोर्स थ्रू द कंडक्टिंग ब्रश X, फ्लो अलोंग ABCD एंड फाइनली फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू द ब्रश Y। ठीक है। अब जब देखोगे तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ है AB और यहाँ पर है CD, ABCD, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो जब आपने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मालूम पड़ गई, दो आर्म्स के बीच में जिनका नाम है AB आर्म्स में है, AB आर्म्स में क्या है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, ये क्या है हमारा करंट, और CD में क्या है डाउनवर्ड, ये क्या है करंट। अब हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा ही फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ। मतलब यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन हो गई है दोनों के लिए। अब यहाँ से हम फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। किस लॉ का यूज करके कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम बुलाएंगे अपने लेफ्ट हैंड रूल को। क्या नाम है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने हर बार पढ़ चुके हैं, अब तो याद ही हो गया है कि जो थंब है वो है फोर्स, ये है फील्ड, ये है करंट। अब इसको सबसे पहले AB के अलोंग हम सेट करते हैं। AB के अलोंग सेट करेंगे तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा करंट। देखिए ये रहा AB, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, यहीं पर भी यही है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, थंब शो करता है मोशन, कहाँ लग रहा है बच्चों फोर्स, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है AB आर्म के अंदर वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। अब अगर AB में डाउनवर्ड लग रहा है तो CD में कहाँ लगेगा, CD में करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की सेम है, तो यहाँ पर लगेगा ऊपर की तरफ बाय यूजिंग द सेम रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, हमने करंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली आर्म AB के लिए और आर्म CD के लिए, वही लिखा हुआ है। बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पुश इट डाउनवर्ड्स एंड फोर्स CD में अपवर्ड। अब जैसे ही आप देखा कि फोर्स लगने से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर दोनों आर्म में आपका लग रहा है फोर्स, अगर मान लो कि CD में ही लग रहा होता तो ये लीनियर मोशन कर रहा होता, फोर्स नीचे लग रहा है तो नीचे तो खिसक जाता। बट यहाँ पर क्या है, दोनों ही आर्म में फोर्स लग रहा है, तो एक आर्म CD उसको ऊपर की तरफ करेगी, एक आर्म AB उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो ये अगर ऐसे रखा है तो कुछ ये ऐसे रोटेट करने लगेगा, ऐसे। कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो कॉइल है ABCD वो रोटेट करेगी। ठीक है, वही लिखा है। अब यहाँ पे बोथ द कॉइल इन एक्सेल रोटेड एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट करा, यहाँ पर ये रोटेट करी, और यहाँ पर एक एक्सेल भी था अटैच्ड, वो भी रोटेट करा। जैसे ही ये रोटेट करा, ये जो दिख रहा है ना, ये रोटेट करा, तो अब मेरा जो Q है वो यहाँ आ गया, P मेरा यहाँ आ गया। अब जो कॉन्टेक्स्ट जो ब्रशेस लगे हुए हैं वो भी चेंज होगा स्प्लिट रिंग से। कैसे, अब स्प्लिट रिंग Q के पास आ गया ब्रश X एंड P के पास आ गया ब्रश Y आ गया। ठीक है, तो जब उसने हाफ रोटेशन किया एंटी क्लॉकवाइज, तब डायरेक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग्स जो हैं, स्प्लिट रिंग की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो गई। तो वो यहाँ पर लिखा है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स P एंड Q चेंज देयर कॉन्टेक्ट विद ब्रशेस। नाउ P मेक्स द कॉन्टेक्ट विद Y एंड Q मेक्स द कॉन्टेक्ट विद X। अब यहाँ पर चेंज हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, जो करंट है वो फ्लो हुआ अब
DCBA क्यों हुआ? देखो अब ये रोटेट हुआ, हाफ रोटेट हो चुका है, हाफ रोटेट हो चुका है, हाफ। तो हाफ जब रोटेट हुआ तो मेरा अब कॉइल हो गई DCAB। तो अब करंट कैसे फ्लो होगा? DCBA करंट फ्लो हुआ। अब फिर से आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करके आप क्या निकाल लोगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लोगे फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फिर आप देखोगे कि फिर ये मूव करेगा क्लॉकवाइज। जैसे ये क्लॉकवाइज फिर से मूव करेगा, फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी, ब्रशेस के कांटेक्ट फिर से अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाएंगी, PX के साथ, QY के साथ। तो इस तरीके से हर बार डायरेक्शन ऑफ करंट जो है चेंज होगी एट एवरी रोटेशन, रिवर्स होगी हर हाफ रोटेशन में। तो यहाँ पर वही लिखा गया, ऐसा रिजल्ट करंट बिगिंस टू फ्लो इन द कॉइल DCBA, द आर्म्स आर पुश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड करंट कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे हर हाफ रोटेशन में चल रहा है, इस तरीके से मोटर वर्क कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो ये हमने वर्किंग देख ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं? हमने पहले बताया था, स्प्लिट रिंग्स को हम कहते हैं कम्यूटेटर। इसका काम क्या होता है? ये क्या कर रहा होता है? रिवर्स कर रहा होता है, किसको? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट थ्रू द सर्किट। तो स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है हमने समझ लिया, क्योंकि उसको हम जानते हैं, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटर, और उसका काम होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करना। हर हाफ रोटेशन में यहाँ पर डायरेक्शन जो है करंट की वो चेंज करेगा, और कौन करेगा? ये स्प्लिट रिंग्स करेंगे। बात हो गई है क्लियर? इसका मतलब 11th क्वेश्चन में हमने फिगर, प्रिंसिपल, वर्किंग एंड स्प्लिट रिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, सब चीज़ों को कर लिया है डिस्कस। इसका मतलब 11th क्वेश्चन हो गया है प्रॉपर लॉक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या बोला गया है? नेम्स ऑफ डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। अब इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें? हमारे घरों में हमने काफ़ी देखी हुई है, जैसे वॉशिंग मशीन, जो सबके घरों में आजकल बेसिक नीड्स में आती हैं। ये किस पे वर्क करती हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स को यूज़ करती हैं, वॉशिंग मशीन। और क्या हो सकता है? फैन, इलेक्ट्रिक फैन। और क्या आप लिख सकते हो? वाटर पंप्स, वाटर पंप्स में भी यूज होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। और क्या हो सकता है बच्चों? इलेक्ट्रिक मिक्सर, इलेक्ट्रिक मिक्सर। ठीक, मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक मिक्सर, वाटर पंप, फैन एंड वॉशिंग मशीन। ये सभी किसमें यूज़ हो, इनमें क्या यूज़ होती है? हमारी इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है, जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बात हो गई है क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें बोला गया है, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज, पहली कंडीशन है पुश्ड इनटू द कॉइल, बार मैग्नेट को पुश कर दिया। सेकंड कंडीशन है विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, एंड थर्ड वन इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है एक क्वेश्चन में, जहां पर हमने फैराडे जी को याद किया था, और हमने देखा था, उन्होंने कहा है कि अगर हम एक कॉइल लेते हैं, कॉइल क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जिसके अंदर इसको हमने कनेक्ट करा है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक रखते हैं बार मैग्नेट, तो माइकल फैराडे ने क्या कहा था?
उन्होंने कहा था कि अगर ये बार मैग्नेट को अगर आप इसके पास लेके जाओगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, और अगर इसको आप स्टेशनरी खड़े रहोगे तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये उन्होंने बताया था। और जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, वो क्यों हो रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हो रहा था। तो अब हम पहले केस को देखते हैं, पुश्ड इनटू द कॉइल। जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को पुश्ड करोगे इस कॉइल के अंदर, तब क्या होगा? एक करंट इंड्यूस्ड होगा, मोमेंट्री इन द कॉइल। करंट इंड्यूस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ये करंट इंड्यूस्ड क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एज अ रिजल्ट गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंट्री डिफ्लेक्शन। अब आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में, तो आप वो वहाँ से देख लोगे। वो भी कहाँ से बताया था? माइकल फैराडे के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ से उसका आपको समझाया गया था। तो जैसे ही आपने इस बार मैग्नेट को इसके अंदर लेके गए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, क्योंकि करंट इंड्यूस्ड हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गया तो ये हो गया, बता दिया हमने क्या हो रहा है। अब चलते हैं सेकंड केस में जहां पर बोला गया है विड्रॉन करना है फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। अब इस बार तो कहां पर लेकर आ गए थे? अंदर। अब उसको हमें विड्रॉन करना है। तो जैसे ही हम विड्रॉन करेंगे, मतलब इसको यहां से अब दूर लेके जा रहे हो, अवे कर रहे हो, तो अवे करोगे तो करंट फिर से इंड्यूस्ड होगा मोमेंट्री इन द कॉइल। बट यहाँ पर अब डिफ्लेक्शन कैसे होगा? जहाँ अगर इसका डिफ्लेक्शन मान लो राइट वर्ड हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब करंट तो यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ है। एज अ रिजल्ट गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंट्री डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि पहले हम ये मान लो ये कॉइल है और ये मेरा बार मैग्नेट है, पहले मैं इसके पास ले गई अंदर, तो यहाँ पर भी इंड्यूस्ड हुआ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उस गैल्वेनोमीटर ने शो किया कि हाँ करंट प्रेजेंस है, डिफ्लेक्शन आया। अब यहाँ से मैं इसको दूर ले जा रही हूँ तो फिर से गैल्वेनोमीटर में शो होगा करंट है, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। ये हमारे दोनों केस हो गए। अब चलते हैं थर्ड केस के पास। थर्ड केस में क्या है? हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बोला था कि माइकल फैराडे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि अगर कॉइल को वो विथ रिस्पेक्टिव टू बार मैग्नेट को विथ रिस्पेक्टिव टू कॉइल अगर वो मूव नहीं करा रहे हैं, स्टेशनरी रखे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है, मतलब वहाँ पर कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होता है। वही लिखा है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, सो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। बात हो गई है क्लियर। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व और हमने अच्छे से समझ भी लिया है और आपने अपनी नोटबुक में राइट भी कर लिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें क्या दिया गया है? 2 कॉइल्स ए एंड बी। हम बना देते हैं कॉइल्स ए एंड बी। ठीक है, क्लोज टू ईच अदर। इफ द करंट इन द कॉइल ए चेंज्ड, तो करंट होगा, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगी और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, गिव रीजन। तो जब 2 सर्कुलर कॉइल्स प्लेस्ड हैं आपस में, अगर करंट इस ए में क्या होगा? करंट जैसे ही चेंज होगा, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो करंट जैसे ही इस कॉइल में फ्लो हुआ तो वो बन जाएगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो बिहेव करेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। तो इसके पास अपनी होंगी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे ही यहाँ पे करंट चेंज हुआ, क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण जो कॉइल के पास भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, और यही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल बी के पास इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक करंट इन इट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द चेंज in induced current in the coil. There is some induced current in the coil B. ठीक है, वही लिखा है, when 2 circular coils are placed close to each other, when a current in coil A changes, the magnetic field associated with it also changes. As a result, magnetic field around coil B also changes. This change in magnetic field lines around coil B induces an electric current in it, and this is known as electromagnetic induction, जो हमने previous question में भी discuss किया हुआ है।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ। आपको रूल बताना है। तो पहली कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। आपको क्या बताना है कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो अगर मान लेते हैं कोई स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है ये, ठीक है, और यहाँ पर करंट है, ठीक, और यहाँ पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके लिए हमने लॉ कौन सा पढ़ा हुआ है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। अब मैं उठा लेती हूँ अपना राइट हैंड। मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या कहता है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल कहता है कि ये जो थंब है ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, क्या, थंब, और जहां पर हमारी फिंगर कर्ल करती हैं वो जो कर्ल वाला जो डायरेक्शन होता है वो रहता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। वही लिखा हुआ है मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, which states that if we are holding a current carrying conductor in our right hand, the thumb points the direction of current and the direction of fingers and circle gives the direction of magnetic lines. This rule is also known as Maxwell corkscrew rule. ठीक है, अब अगर मैं मान लेती हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से कैसे पकड़ूंगी, इसको मैंने पकड़ा, मान लो ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैंने पकड़ा, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट है, दिख रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरी जहाँ पर फिंगर एंड सर्कल हो रही हैं वो क्या है, मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात हुई क्लियर। तो वही यहाँ पर दिया गया है, आपको फिगर में भी दिख रहा है कि करंट की डायरेक्शन अभी हमने इधर ली है डाउनवर्ड, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ दिख रहा है, अंदर की तरफ। बात हो गई क्लियर, क्योंकि फिंगर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है। तो हमने इसका ये पार्ट तो कर लिया सॉल्व, कौन सा, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, इसमें बता दिया कि यहाँ पर लग रहा है आपका मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। ठीक, अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो बच्चों इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, इसके सेकंड पार्ट में बोला गया है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक, यहाँ पर भी आपको रूल बताना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको निकालनी है एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए कौन सा रूल होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के परपेंडिकुलर हो वो होता है आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्टम्प पे भी ध्यान रखना, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में क्या होगा, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड, यहाँ पर इसको इस तरीके से समझिए, ये हो गया थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन, इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पर आपको फिर यही पूरा लिखा हुआ है दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ द फोर फिंगर थंब एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड are stretched mutually perpendicular, the forefinger is in the direction of external magnetic field. There is मेरी forefinger magnetic field and direction of current shows by the middle finger and thumb points shows the direction of force acting on the conductor। वही है, उससे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है, लेफ्ट हैंड रूल। तो सेकेंड पोर्शन जो है इसका वो भी कर लिया है सॉल्व। अब देखेंगे इसका थर्ड पोर्शन। अब यहाँ पे थर्ड पोर्शन में भी रूल ही बताना है, बट कंडीशन क्या है, करंट इंड्यूस्ड हुआ है कॉइल के अंदर ड्यू टू इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन के कारण जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसकी आपको डायरेक्शन निकालनी है। तो किस से निकालेंगे आप, तो यहाँ पर यूज होगा राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब राइट हैंड को बाहर निकाल लो, ये रहा राइट हैंड। यहाँ पर इस राइट हैंड के अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर भी जो थंब है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बी शो दिस मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट।
ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच द थंब forefinger and middle finger at right angles to one another in such a way that the forefinger points the direction of magnetic field. ये रही मेरी forefinger, that is the index finger, that is the direction of magnetic field. Middle finger shows the direction of current and thumbs gives the direction of force. Forefinger indicates the direction of magnetic field एंड फिंगर पॉइंट्स तो मैंने बता ही दिया करंट। तो ये रहा उसका फिगर, ये रहा हमारा राइट हैंड, तो यहाँ पर ये है मूवमेंट ऑफ अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा करंट। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है आपके स्क्रीन पर और इसमें बोला गया है एक्सप्लेन द अंडरलाइन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्रॉइंग अ लेबल्ड डायग्राम। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस भी आपको बताना है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, अब ये क्या करता है, जनरेट करता है, करंट को जनरेट करेगा। जनरेटर का काम क्या है, जनरेट करेगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे मालूम जनरेट कर रहा है, क्योंकि जब घरों में लाइट जाती है तो हम जनरेटर को जलाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी ले आता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को वो जनरेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The generation of alternating current is based on the phenomena of electromagnetic induction. तो ये किस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल में क्या है, करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप थ्रू अ चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन और चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया। करंट कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है, उसके ओरिएंटेशन में चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस्ड होता है और करंट इंड्यूस्ड होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होती है बाय चेंजिंग थीटा और बाय चेंजिंग द एरिया। Direction of current is given by Fleming's right hand rule. Direction of current changes by up and down movement of the loops. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मोटर में कौन सा यूज हो रहा था, लेफ्ट हैंड, अब जनरेटर में कौन सा यूज होगा, राइट हैंड। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, इसका डायग्राम। इसके डायग्राम में भी कुछ चीजें सेम दिख रही होंगी, क्या कि नॉर्थ एंड साउथ के पोल्स के बीच में हमने एक रखा है रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको बोला गया आर्मेचर एंड वहां पर हमने मोटर में ली थी स्प्लिट रिंग। कैसी ली थी, हाफ रिंग। यहाँ पर कैसी रिंग्स ली है, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक फुल रिंग, दोनों फुल रिंग, और इन जो फुल रिंग का नाम दिया है हमने R1 एंड R2। ठीक, एंड R1 को कनेक्ट किया है B1 विच इज ऑल्सो द कार्बन ब्रशेस एंड B2 है R2 के साथ। तो B1 एंड B2 क्या है आपके कार्बन ब्रशेस एंड इस B1 का टर्मिनल एंड B2 के टर्मिनल को हमने कनेक्ट करा है एक गैल्वेनोमीटर से, जिसका काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना कि क्या करंट सर्किट के अंदर प्रेजेंस है या नहीं। ठीक, इतनी बात हो गई है क्लियर। तो बच्चों भी यहाँ पर देखते हैं इस इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन जो हमने फिगर में भी समझ लिया है, बट लिखोगे क्या वो भी देख लो। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, मैंने यहाँ पे आपके समझाने के लिए बना रखा है, ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अ मैग्नेट इन ऑर्डर टू हैव एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, देयर इज अ कॉइल विच इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड इज ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप नोन एज आर्मेचर। आर्मेचर बोलते हैं। द आर्मेचर के पास है 2 स्लिप रिंग्स। मोटर में क्या थी, स्प्लिट रिंग्स, जिनको क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। यहाँ पर ये जो रिंग्स है इनको क्या बोला जाता है, स्लिप रिंग्स। तो R1 एंड R2 क्या हो गए हैं, हमारे स्लिप रिंग्स हो गए हैं। इतनी बात हुई क्लियर। तो अब जो ये हमारी स्लिप रिंग्स हैं ये करती हैं, ये हेल्प करती हैं इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट विद द ब्रशेस। इट डज नॉट चेंज द करंट डायरेक्शन। जैसे कम्यूटेटर क्या कर रहा था, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, बट ये स्लिप रिंग्स जो हैं, जो कि एक पूरी रिंग है, उनके कारण डायरेक्शन जो है करंट की वो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो हर ऑल्टरनेट में चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर वो यूनिडायरेक्शनल रहेगी। द स्लिप रिंग्स प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस कनेक्शन विद द वायर अराउंड द आर्मेचर। ये आर्मेचर से कंटिन्यूअस कनेक्शन रहता है। और ये जो स्लिप रिंग्स है ये कार्बन ब्रशेस से अटैच्ड हैं, जिनका नाम क्या है, कार्बन ब्रशेस का B1 एंड B2 नाम दिया है ना, ये रहे कार्बन ब्रशेस।
B1 and B2. The rectangular coil is capable of rotating about an axis which is perpendicular to the magnetic field and the axis of rotation जो है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिल कहेंगे। कह दिया क्या, किसको कहते हैं, एक्सिल, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिससे वो रोटेट कर रही है उसको क्या कहेंगे, एक्सिल कहेंगे। बात हुई क्लियर यहाँ तक। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने उसका डायग्राम भी देखा था और उसको यहाँ पर समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ भी कर रखा है। यहाँ पर उसकी वर्किंग देखेंगे तो यहाँ पर है आपके पास आर्मेचर, एक है एक्सिल जो कि कनेक्टेड है एक फुल रिंग जिनको हम कहते हैं स्लिप रिंग से R1 एंड R2 जो कनेक्टेड है कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 से, और B1 का पॉइंट एंड B2 जो कनेक्टेड है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट सर्किट में है या नहीं उसको पता करना। ठीक है, अगर करंट सर्किट में होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। इतनी बात हुई क्लियर। अब अगर बात करें तो यहाँ पर करंट कैसे प्रोड्यूस्ड होगा, यहाँ पे बैटरी तो है नहीं जैसा कि इलेक्ट्रिक मोटर में था। इलेक्ट्रिक मोटर में बैटरी थी तो करंट निकल रहा था, तो यहाँ पर करंट तो है ही नहीं क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो पता करेगा ना करंट है या नहीं, तो यहाँ पे कोई बैटरी का सोर्स तो है नहीं। बट हमें अगर यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो चाहिए ही। मैकेनिकल एनर्जी करने के लिए ये जो पूरा आर्मेचर और जो एक्सिल है उनको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी कॉइल को रोटेट करना पड़ेगा। विदाउट रोटेशन तो अगर रोटेट ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैसे होगी। तो अब क्या करें, जिससे ये जो कॉइल है पूरी वो क्या करे, रोटेट करे। अब ऐसा तो है नहीं कि हाथों से घुमाने लग जाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर इसलिए हमको जो रिंग्स है हमारी उनको कनेक्ट करना पड़ेगा टरबाइन से। टरबाइन में किस तरीके से मेथड हो सकते हैं, स्टीम आप ले सकते हो, विंड ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। ठीक है, इन 3 तरीके की टरबाइन आप यूज कर सकते हो। मान लेते हैं कि हम देखते हैं कि आजकल पानी से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है, मतलब वो भी जनरेटर है, वो भी जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि इन जो हम रिंग्स को कनेक्ट करने वाले हैं टरबाइन से वहाँ पर एक एक ड्रॉप पानी डालेंगे तो ये जो पूरी कॉइल है वो रोटेट कर जाएगी, नहीं होने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब हम उस टरबाइन पर डालेंगे तो हमारी रिंग्स पर इफेक्ट होगा। जब वो रिंग्स पर इफेक्ट होगा तो इसमें जो एक्सिल है और जो कॉइल है वो क्या करना शुरू करेगी, घूमना शुरू करेगी। जैसे ही वो घूमना शुरू करेगी तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो जाएगी जो कि क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, जिससे हमें क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जब वो घूमेगी हम मान लेते हैं उसकी घूमने की डायरेक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जनरेटर ABCD हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर मान लेते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कॉइल है वो इस तरीके से घूम रही है। जब कॉइल इस तरीके से, अगर मान लो ये कॉइल रखी है, अब वो किस तरीके से घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है, ये दिख रहा है, मतलब ऐसे इस तरीके से घूमेगी। जब इसने घूमना शुरू किया तब क्या हुआ, हमने जाना कि जो हमारा नॉर्थ से साउथ जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड तो होती ही है नॉर्थ से साउथ। अब जब फोर्स कह रही हूँ, जब ये कॉइल घूम रही है, कॉइल कब घूमेगी, जब वहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ठीक, तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है, अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 आर्म कंसीडर करते हैं। आप पहली आर्म देखते हैं CD, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो CD में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिससे वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा, और AB में लग रहा होगा डाउनवर्ड। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो हमारी 2 आर्म है AB, ये रही AB और ये रही D और C, इन पर जो फोर्स है वो आपका लग रहा है एक CD में ऊपर, यहाँ पर नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। कौन सा यूज करने वाले हैं, राइट हैंड यूज करने वाले हैं। उसको निकालने से पहले आप ये कंसेप्ट और समझो कि जब ये रोटेट कर रही है, फास्ट रोटेट कर रही होगी ना, जैसे इसने रोटेट करना शुरू किया तो ये क्या करेगी,
रोटेट कर रही है, ये क्या बनने वाला है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और यहाँ पर तो मैग्नेट है ही। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो जो हमारा ए बी है, ए बी आर्म है, वो क्या करेगा, साइड ए बी ऑफ द कॉइल मूव्स कटिंग डाउन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नियर नॉर्थ पोल। सिमिलरली सी डी किसको कट करेगी, साउथ पोल को कट करेगी। जैसे ये कट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या होगा, एक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। जैसे करंट कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है, उनकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, अपने राइट हैंड को बाहर निकालेंगे और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा थंब एंड हमारी इंडेक्स फिंगर को लोकेट करेंगे। जहां पर इंडेक्स फिंगर शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमारी मिडिल फिंगर शो कर देती है डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं रखती हूँ अभी ए बी में, अब मान लेती हूँ ये ए बी है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड एंड मेरी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके की, तो मेरा करंट कहाँ प्रोड्यूस्ड हो रहा है, नीचे की तरफ, और CD में कहाँ प्रोड्यूस्ड होगा करंट मेरा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हुआ इन द साइड्स AB एंड CD, और हमने उनकी डायरेक्शन फाउंड कर ली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक है, डायरेक्शन भी मिल गई। डायरेक्शन AB में मिली हमें B to A एंड CD में मिली D to C। जैसे ही हमें करंट की डायरेक्शन मिल गई और इसने रोटेट करना शुरू कर दिया, तो अब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। अब यहाँ पर इसके आगे समझने की अभी इस क्वेश्चन में इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर हम इसको आगे समझेंगे तो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं दो तरीके के, AC जनरेटर एंड DC जनरेटर। तो हमको दोनों ही जनरेटर की फंक्शन पढ़नी पड़ेगी। AC जनरेटर में क्या होगा, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड होगा, DC जनरेटर में डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पर सिर्फ अभी हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी को हमने किस तरीके से प्रोड्यूस्ड किया और किस तरीके से उसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ। जब वो घूमना शुरू करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। अब इसके आगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में नीड नहीं है, इसीलिए आगे नहीं देख रहे हैं AC जनरेटर एंड DC जनरेटर, जो आपने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जब आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा था। तो यहाँ पर इतना पोर्शन तो हो गया खत्म। क्या देख लिया हमने, इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल एंड वर्किंग डिस्कस कर ली। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। ब्रशेस का फंक्शन पूछे गए हैं। तो बच्चों ब्रशेस का फंक्शन क्या होता है, ब्रशेस कहाँ अटैच्ड होती हैं, हमारी स्लिप रिंग से। ये रही स्लिप रिंग, एक की यहाँ एक यहाँ, ये रहा B1 ये रहा B2, और इनके बीच में रहता है एक एक्सिल या फिर कॉइल। ये कनेक्टेड होती है किससे, गैल्वेनोमीटर से, जो शो करता है करंट सर्किट में है या नहीं है। तो brushes are kept pressed on two slip rings separately. Outer ends of the brushes are connected to the galvanometer. Therefore, brushes helps in transferring the current from galvanometer. तो ब्रशेस का काम क्या है, वो हेल्प करती हैं ट्रांसफरिंग द करंट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जैसे डायरेक्शन कैसे आ रही थी, करंट AB आर्म में B to A से कहाँ आएगी, रिंग 1 में, रिंग 1 से कहाँ आएगी, B1 में, B1 से कहाँ जाएगी, गैल्वेनोमीटर में। तो ये क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है करंट को, और गैल्वेनोमीटर में आके डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। सिमिलरली CD में हो जाएगा। तो ब्रशेस का काम क्या है, वो हेल्प करती हैं गैल्वेनोमीटर में ट्रांसफर करने के करंट के। तो इसका मतलब हमारा जो 16th क्वेश्चन है वो भी हो गया है टोटली पैक, और आपने समझ लिया अच्छे से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें दिया गया है व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। जब आपने वहां पर ये समझा था कि शॉर्ट सर्किट में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो यहाँ पर भी बता सकते हैं हम क्या हो रहा था वहां पर। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, इसके 2 वायर्स निकल रहे हैं। ठीक है, वायर्स को करना क्या है, एक बल्ब को ग्लो कराना है। ठीक, उनको आना यहाँ तक है। बट हुआ क्या कि किसी भी हो सकता है कोई भी कंडीशन के कारण ये बीच में ब्रेक हो गए या फिर इंसुलेटेड कोटिंग उनकी हट गई। तो ये जो वायर को, इस बल्ब को ग्लो कराना था, बट ये कहीं पर 2 वायर्स के एंड आपस में ज्वाइन हो गए यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट पाथ क्रिएट हो गया, करंट को फ्लो होके करना था ये बल्ब को ग्लो, बट अब करंट कहाँ पर फ्लो होने लगा, एक शॉर्ट पाथ में फ्लो होने लगा। और यहाँ पे जैसे ही वायर ज्वाइन हुए वहाँ पर क्या हो रहा था, स्पार्किंग हो गई, स्पार्किंग हो गई है, ठीक है। और करंट क्या फ्लो होने लगा, बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक्स अकर व्हेन द इंसुलेशन वायर गेट डैमेज्ड एंड व्हेन द लाइव वायर and the neutral wire touch each other, the current flowing in the circuit is increases। ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया उसी के थ्रू समझ लो कि मान लेते हैं कि लाइव वायर है या फिर ये न्यूट्रल वायर है, अगर ये आपस में ज्वाइन हो गए तो करंट क्या है, ज़्यादा फ्लो होने लगता है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो लो हो जाती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक शॉक विल अकर। ठीक है, बात हुई क्लियर, हमने समझ लिया। क्यों? क्योंकि जब इंसुलेशन वायर जो है वो डैमेज्ड हो गया है, तब जैसे ही वो डैमेज्ड हुआ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आ गए कांटेक्ट में, जैसे ही वो कांटेक्ट में आए स्पार्किंग हुई और हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर हो गया है। करंट ज़्यादा हुआ, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई। बात हुई क्लियर, इसका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलो देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। क्यों ज़रूरी होता है अर्थ वायर, क्यों ज़रूरी होता है? इसका मेन फंक्शन है कि अगर अर्थ वायर रहेगा तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उससे कोई भी लीक ओवर हो रहा है करंट का, वो कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर होके ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हमको ये प्रिवेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर इज टू ट्रांसफर एनी करंट विच इज गेटिंग लीक्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू द ग्राउंड। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, द मेटालिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर सो दैट एनी लीकेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर मान लो कि हमने अर्थ से नहीं कनेक्ट करा, ठीक, कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो ये कोई भी लीकेज होगा अगर करंट का, उसके कारण क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो एक मतलब एक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करते हैं, हम एक अर्थिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण कोई भी लीकेज किसी भी अप्लायंसेस से होती है वो डायरेक्टली कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, ग्राउंड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस प्रिवेंट्स अ सीवियर शॉक टू द यूजर, दैट्स वाई अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात हुई क्लियर, मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो इसीलिए हमें कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ करते समय शॉक नहीं लगता है। अगर शॉक लग रहा है मतलब उसकी अर्थिंग वायर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जिसके कारण वो शॉक जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी किसी के घर पे कोई भी चीज़ छूने पे अगर शॉक लग रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर उसके अर्थिंग वायर में कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो जो आपका करंट है वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हो गया है प्रॉपर सॉल्व। तो बच्चों आई होप आज का जो सेशन है वो आपके लिए रहा है काफ़ी यूजफुल, और आपने भी की है मेरे साथ साथ सारे ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन की प्रैक्टिस। जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com।